और वो है टॉपिक कि इसको याद रखना आपने। ये से थर्ड चैप्टर होगा जो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी थर्ड चैप्टर में। पहला है कि जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है औरों के कंपैरिजन में। ठीक है, हाफ फील्ड में क्या आएगा और फुली फील्ड में क्या आएगा। जैसे पी है, P3 हो गया तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं और ये देखो ये 3 ऑर्बिटल हैं और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड। और फुली फील्ड में कौन आएगा, P6, ये हो जाएगा आपका फुली फील्ड। तो ये दोनों क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे औरों के कंपैरिजन में। जैसे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हो गए तो 6 का मतलब फुली फील्ड और 3 का मतलब हाफ फील्ड। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होते औरों के कंपैरिजन में। दूसरा एग्जांपल देखो डी का, D5 और D10। D5 का मतलब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग। देखो पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा हर एक में, उसके बाद पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग इम्पॉसिबल है। तो ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तभी हमने कहा था एक्सेप्शनल है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 24 और 29 में। 24 में D4 होता है, तो D4 से ज्यादा क्या होता है, D5 ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से गेन करके D5 बन जाता है। ऐसे ही D10, 10 का मतलब कि इसमें फुल इलेक्ट्रॉन है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज रूल। तो ये 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड। इसीलिए जब D9 किया था हमने कॉपर में, तो इससे कहा गया था कि इससे ज्यादा स्टेबल कौन है, D10 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाता है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है या इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हाईली स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है, पहला रीजन वो कहते हैं कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल होती है देखो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर आपने कोई चीज ये रखी है और एक चीज ये है, ठीक है, इसके ऊपर से आप ये रखोगे तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए पहला रीजन है इसमें सिमेट्रिकल। और हाफ फील्ड में, हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड में, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इक्वली होता है। ठीक है, इक्वल होता है यानी सेम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, ओके सर। अब सेकंड इसका रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितना नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, देखो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब एक्सचेंज एनर्जी को निकालेंगे कैसे, देखो
एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे निकाल सकते हैं, पहला डी ऑर्बिटल ले लिया हमने, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, एक, तो D1 हो गया, तो इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज, क्योंकि ये अपनी किसी भी पोजीशन के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। अब D2 में देखो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो ये अपनी पोजीशन को यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन को, तो एक एक्सचेंज है। D3 में देखो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बताओ कितने एक्सचेंज हो सकते हैं इसमें, तीन इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी सर पोजीशन टू को एक्सचेंज, कितने, टू टू। देखो पहला है, फर्स्ट वन इज ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, टू ये हो गया, ठीक है। यस अब सर ये भी तो करेंगे एक्सचेंज, ये दोनों भी तो करेंगे, यस सर हाँ कितने हो गए, सर 6 हो गए थ्री। देखो ये क्या करेगा, ये एक ये हो गया, दो ये हो गए और तीसरा ये हो गया, और कौन सा है इसमें, बताओ, है कोई इसके, चेंज करें देखो नो ये सर तो ऑलरेडी इन दोनों के साथ एक्सचेंज कर चुका है और ये इसके साथ यस करेगा सर exchange, ठीक है, तो तीन एक्सचेंज, ठीक। अब ओके इसका ओके बताओ, D4 होगा तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, तो ये चार इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, सर 5 फाइव। इसका आंसर है 6। देखो कैसे, 1 2 3, थ्री एक्सचेंज तो ये करेगा पहला वाला, 3 अब ये सबके साथ एक्सचेंज कर चुका है। अब सेकंड नंबर यस इसका सर है 1 2, तो 3 + 2 5, ठीक है। और फिर ये दोनों भी तो करेंगे आपस में, करेंगे लास्ट वाले भी, हाँ यस सर ये दोनों भी करेंगे आपस में, कितने यस हो सर गए, यानी 1 to 6 एक्सचेंज। 6 तो यानी कि सबसे सो ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन होगा, D4। जितना डी ज्यादा फोर एक्सचेंज होगा उतना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैंने कहा स्टेबिलिटी बताओ, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा D4 की, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सचेंज D4 में, फिर D3 में, फिर D2 में, और फिर लास्ट में D1। अब आते हैं हाफ फील्ड में। अब इसमें बताओ कितने एक्सचेंज होंगे, 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए पूरे, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, सर 8 8। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, पहला ये करेगा वन यस टू थ्री फोर, फोर ही हो गए, प्लस अब ये वाला करेगा यस सेकंड सर वाला, सेकंड करेगा 1 2 3, तो +3 हो गए। अब ये वाला करेगा, देखो तो ये वाला है जो ये करेगा 1 2, तो +2 हो गया, और फिर लास्ट में अब दोनों भी प्लस तो, ये वाले करेंगे यस फिर सर लास्ट वाले करेंगे, तो लास्ट वाले करेंगे तो कौन सा आएगा, ये लास्ट 11 आ वाला जाएंगे 10, 4 + 3 7 + 2 9 + 1, एक ही तो एक्सचेंज का होगा इन 10 दोनों में, ठीक है, यस सर यस तो 10 एक्सचेंज, क्लियर है। ओके सर सबसे ज्यादा यस एक्सचेंज सर किसमें है, D5 में, सर D5 इसीलिए में स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाफ फील्ड की, फिर D4 की, फिर D3 की, फिर D2 की, सबसे लास्ट में D1 की। तो ये कहता है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्लियर हो गया। यस सर अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, उस पेज को निकाल लो आप। देखो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा है, इसने आपको दिया है, ये है Lu और इसका एटॉमिक नंबर है 71,
और एटॉमिक मास है 175। आपको क्या बताना है? प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बता दोगे इससे? यस सर। बताओ। सब प्रोटॉन 71 है। हाँ, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है जितना एटॉमिक मास है माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक इन नंबर। यस। जितना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कितना आ तो जाएगा? न्यूट्रॉन है 104। हाँ, और इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 71। इलेक्ट्रॉन 71। तो कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बताओ बीई। बीई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बी सर 3। 4। ठीक है, बीई का 4 एटॉमिक नंबर। अब 2 प्लस का मतलब क्या हुआ? यस सर। बताओ। सर 2 प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो चुके हैं, हाँ, इसने तो लॉस करा कितने है। रह जाएंगे? पहले इलेक्ट्रॉन इसमें सर 4 2। थे बीई में, और 2 प्लस में कितने रह जाएंगे? 2। 2। तो अब बताओ इनमें से कौन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? सर बी ऑप्शन, लिथियम। हाँ, बी ऑप्शन राइट। क्योंकि लिथियम होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका 3, यानी इलेक्ट्रॉन 3, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। ठीक है, 2। इसको याद रखना। हाइड्रोजन में कितना ओके होंगे सर। इलेक्ट्रॉन? आइसो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। कैंसिल होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन इन सर इसमें हाइड्रोजन? होंगे 1। 1 तो सर इसका था ना इलेक्ट्रॉन पहले। हाइड्रोजन में तो हाँ, 1। यस सर। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन मैं कह रहा यस हूँ सर। H प्लस। H प्लस का एच कितना प्लस तो होगा? सर इसने, सर 0 हो जाएगा, इसने लॉस हाँ, करा है ना, इसमें -1 जीरो। हो जाएगा। हाँ, तो 0 हो जाएगा। अब Na प्लस का बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 13। Na होता है 11, 12। सोडियम। और सर इसमें 10 हो इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। 11 हो गए। अब 11 है। अब Na प्लस मतलब, 10 हो जाएंगे इससे। हाँ, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। Mg में, Mg का होता है 12, ये याद करना है आपने। तो ओके इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गए। अब ये Mg2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 10। 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इसलिए 20 बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। थर्ड है आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। आइसो मतलब जो सेम होते हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब कार्बन का ध्यान रखना, 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। और माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और प्लस का मतलब लूज किया है। तो निकाल सकते हो इसमें कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे सब में? नाइट्रोजन का 7, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन का 6। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहले बताओ सीओ में कितने होंगे? सीओ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल? सी सर में 14। 6, हाँ, और ऑक्सीजन में 8, यानी 14 हो 8। गए। सी यस सर। एन माइनस में, सी एन माइनस में, हाँ, सी में सी होते का हैं 6, 6 और एन का नाइट्रोजन का 11। एन को नहीं 7 7, सॉरी। और तो सर 12 माइनस हो का जाएंगे। मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया? सर माइनस का मतलब गेन किए। गेन किया है, तो कितना हो गया? सर 6 + 8 14। 14 हो गया। अब देखो एन ओ प्लस, एन का 7, 7। ऑक्सीजन का 8, और 8 प्लस + का 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, -1। कितना आ यस जाएगा? सर। 14। 14। अब देखो कार्बन का
6। अब C2 है और 2 माइनस है, यानी C के 2 है तो 6 इंटू 2, और -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कितना दो आंसर आ गेन जाएगा? की 14। 14, यानी ऑप्शन कौन ए सा लग ऑप्शन रहा हो है। गया? ए ऑप्शन। ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब अभी भी हमने किया है, इससे बताओ मुझे जरा इसका आंसर क्या होगा? सर CN आइस माइनस ए। आइसो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक ए। सीओ का। हाँ, ऑप्शन ए। ई। ऑप्शन ए ठीक आंसर है। इसका सीओ का होता है 6 + 8 यानी 14, और इसमें हो जाएगा 6 + 7 + 1 6 + 7 + 1। यानी 14। 14। अब क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2- के साथ? देखो O2-, O का आपको पता है 8 होता है, और 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो कितना हो जाएगा? 10। तो इनमें से कौन है जो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? कौन सा टिक करोगे आप? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए है। ऑप्शन में यस ठीक सर। है आपका आंसर। कैसे आया? Na का, इसे छोड़ दो, इसको देखते हैं। Na में कितना होता है? 11 होता है एटॉमिक 11 नंबर। होता है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने अब लूज कर दिया। माइनस हो गया हाँ, 10। और नाइट्रोजन का 7 होता है, -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, 10 हो गए। यस सर। क्लोरीन का 9 होता है, 9 होता है और प्लस एक करा है इलेक्ट्रॉन इसने। गेन करे। लूज 10 करे हो गए, तो 1। तो ये यस इसमें सर। नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया था, ठीक है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा स्पेक्ट्रम ऐसा है जो विजिबल रीजन में आता है? विजिबल रीजन में बता सकते हो? ब्रैकेट है, या लाइमन है, या बाल्मर है, या पाश्चन है? सर कौन सा है जो बाल्मर। कौन सा? सर बाल्मर। हाँ, बाल्मर है। और लाइमन किस में आता है? सर इनविजि वो लो अल्ट्रा विजिबल में वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। यस सर। और पाश्चन और ब्रैकेट किस में आते हैं? इनविजिबल टाइप में। इनविजिबल तो बाल्मर हो गया ना। IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, IR। यस सर। IR। ठीक, इसे याद यस करना। सर। ब्रैकेट, पाश्चन और जो पी फंड है, ये सब IR में आएंगे। इसके ऊपर वाले जितने IR में आएंगे। बस लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और बाल्मर विजिबल रीजन में। ठीक है, दो आंसर क्लियर है, बाकी सब IR में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, आपको प्लैंक्स जो कैलकुलेट द एनर्जी, आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है? और गिवन क्या आपको? देखो, पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको गिवन है 45 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करना है, ध्यान रखना। तो 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट हो गया H, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक। और C आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एनर्जी के लिए, जिसमें सारी चीजें आ जाए? इसमें होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी पता है आपको? E इज इक्वल टू इजी। HC एच। अपॉन लेमडा। ठीक है, HC अपॉन ओके सर। लेमडा। E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। किसके? तभी देखो प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्यों दिया है? क्योंकि प्लैंक के बेस पे है ये, तो प्लैंक कांस्टेंट है H। तो ये H की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, H ये मिला आपको।
और लेमडा आपको ये मिल गया और स्पीड ऑफ लाइट ये हो गई। बस आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना। तो इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये तो गिवन ही होती है। आगे लिख रहा है ये द स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट चेंज कर दिया, नहीं नैनोमीटर है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स ही होती है 3 × 10⁸ देखो क्या करेगा वो, नैनोमीटर में दे दिया। जैसे आप इसे मीटर में चेंज करोगे ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Which value is closest to the wavelength in nanometer of the quantum of light with frequency? तो यानी आपको फ्रीक्वेंसी दी है और क्या पूछा है, वेवलेंथ। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप है? याद है आपको कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मैच करते हैं? यस सर, जो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला था वो। जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में, जिसमें लेमडा और ये था क्या कहते हैं, लेमडा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर यस सर। और एम। हाँ, तो द उसमें एक वेव फॉर्मूला नंबर इज था इक्वल, फ्रीक्वेंसी वेव और नंबर। वेवलेंथ। इसमें था लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव नंबर इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ध्यान रखो, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको, क्योंकि जो चीज गिवन है और जो चीज निकालनी है हमें उसका ध्यान रखना। ठीक, तो इस केस में क्या होगा यस कि जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में और फ्रीक्वेंसी है, तो आप सीधा रखो इसे, देखो आपको वेवलेंथ निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻15। बस अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो 3 × 1 = 3 × 2 = ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन वो आंसर नैनोमीटर में ही चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ 17 ही रहने दो, तो ये ऊपर जाएगा। तो 17 - 15 यानी 10⁻2 हो गया, इंटू 1/2। इसको डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू 10⁻2। अब बताओ कितना आंसर आएगा? सर, 50, ऑप्शन ए। 50। हाँ, ऑप्शन ए आ जाएगा, तो ऐसे निकालना आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है प्लैंक का फिर से, कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अर्ग में, देखो तो ये भी अर्ग में है, एच की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, एवोगैड्रो नंबर दिया है। इसने कहा देखो पर मोल, यानी एक मोल की एनर्जी बताओ। उसके लिए फॉर्मूला होगा एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। लेकिन ये किसके लिए था, एक के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 मोल है, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, और 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एन ए इंटू एच इंटू सी अपॉन लेमडा, ये हो जाएगी एनर्जी। क्लियर? यस सर। आया समझ में ये? यस सर। क्योंकि देखो जो एनर्जी हम निकालते हैं वो 1 के लिए निकालते हैं, वन लेकिन इसने मॉलिक्यूल क्या, के लिए। 1 मॉलिक्यूल के वन लिए मोल। निकालते हैं, और यहाँ पे 1 मोल है। देखो इन अर्ग्स पर मोल, यानी एक मोल के लिए निकालना है। तो जो एनर्जी है ये एक के लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो हमें उसके लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेमडा आपको दिया नहीं है इसीलिए नीचे रखा है। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है आपने। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ देखो, द
एनर्जी है E1 एंड E2, E1 एंड E2, ठीक है। अब एनर्जी E1 कितना है, 25 वोल्ट, E1 इज इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो बोल रहा है बताओ वेवलेंथ बताओ, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। अब ये E1 हो जाएगा तो ये लेमडा 1 हो जाएगा, ऐसे ही E2 इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 2। अब lambda सी है 2. स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सेम रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा 2, क्योंकि तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, लेमडा 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, और ये E1 कितना दिया 25 और E2 दिया 50, इसको करेंगे 1/2। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 Equal to लेमडा lambda 4. 2, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा, Yes ठीक है। sir, नहीं 2 2. हाँ, तो ये हो जाएगा लेमडा 1 इज इक्वल 2 टू lambda 2. 2 लेमडा 2, हाँ ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको, Yes sir. कौन सा ऑप्शन सही है। Sir B. हाँ, अब ऐसे ही नेक्स्ट वन भी करना है आपने, सेम कॉन्सेप्ट है जैसा अभी मैंने कराया आपको। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, स्पीड ऑफ लाइट दी है, ये फिक्स होते हैं सब। आपको वेवलेंथ पूछा है और फ्रीक्वेंसी दिया है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था इसका, याद है आपको फॉर्मूला वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। Sir H into C upon lambda. वो तो एनर्जी है ना, एनर्जी नहीं निकाल रहे हम अभी। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी नहीं दी केवल है। Hmm. तो अब बताओ। So lambda is equal to C upon हाँ, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन velocity. फ्रीक्वेंसी। Frequency, sorry, frequency. हाँ, अब फिर आपको उसने क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। बस इस Frequency. फॉर्मूला रखो और आंसर निकल जाएगा। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी दी है, देखो इसने 8 इंटू 10⁻15। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। Yes sir. हाँ, तो जरूरी नहीं होता कि जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो यूज होते हैं, ये इसका किस रूल नहीं है। अब आते हैं इसमें 12 में। 12 में क्या है देखो, एनर्जी दी है आपको, आप देखो एनर्जी दे दी और वेवलेंथ पूछा है। अब लगेगा फॉर्मूला जो आप बोल रहे थे, कौन सा है बताओ एनर्जी का। Sir E is equal to HC upon lambda. हाँ, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब देखो एच भी गिवन है इसमें, इसको यहाँ रखना है, सी भी गिवन है, इसको यहाँ रख दो, एनर्जी आपको गिवन है, इसको यहाँ रख दो, बाकी क्या बचा आपके पास, लेमडा, इसको निकालना है हमने। तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे एनर्जी को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बताना आगे। So for the given E given है में हाँ, corresponding wavelength. आपको उसकी जैसे वेवलेंथ हो निकालना जाएगा. हो जाएगा हो ना। जाएगा सर. Yes sir. ये सॉल्व करके आपने मुझे भेजना है फिर, ठीक है। Yes sir. अब 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया नहीं, इसे छोड़ देते फिलहाल, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड है तो फॉर्मूला बेस्ड केवल जो उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट है उसी को अप्लाई करना है। इसे मैं अभी बता दूंगा आपको, जैसे रिडबर्ग फॉर्मूला आएगा। अब देखो ये इक्वेशन दे दी आपको,
ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दी है और आपको पूछा है कि विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज है जो इसमें से सही नहीं है। पहला है एनर्जी इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिटल, पहला। दूसरा है n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी than it does for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allotted orbital. और नेक्स्ट है इसमें the negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electron were at the infinite distance from the nucleus. और लास्ट है इसमें लार्जर इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लार्जर द ऑर्बिटल ऑर्बिट रेडियस। कौन सा आपको इसमें लग रहा है जो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर देखो, पहला क्या कह रहा है वो कि इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी, तो हम एनर्जी को चेंज को लिख सकते हैं क्योंकि पहली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे E1 जैसा भी हमने किया था, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे E2 करेंगे, फिर ये वैल्यू रख देंगे जो अभी दी है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा E2 माइनस E1, तो इससे हम निकाल सकते हैं, तो ये करेक्ट है, तो पहला वाला करेक्ट है। सेकंड को देखो, वो कह रहे हैं N1 में क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो मोर नेगेटिव एनर्जी होगी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, तो ये स्टेटमेंट उसने क्या कह दिया द Wrong. इलेक्ट्रॉन इज, हाँ रॉन्ग कह दिया ये, ठीक है, Yes, sir. which means that the electron is more loosely bound in smallest orbit, इसका मतलब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर है वो लूजली बाउंड है, ये तो गलत हो गया, जो अंदर होगा Yes, sir. वो तो टाइटली बाउंड होगा, वो तो ठीक है, tightly bound होगा. और जो बाहर होगा वो लूजली बाउंड होता है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलॉटेड ऑर्बिट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया, बाकी सब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15, 15 में देखो ये रिडबर्ग कांस्टेंट से इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ठीक है, तो 15 में क्या होता है हमें वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ होता है 1 अपॉन वेवलेंथ या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है, तो n1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? Sir, N1 बड़ा होना चाहिए. n1 नहीं, सब छोटा होना चाहिए, n2 और हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये फिक्स कंडीशन है। तो Okay, sir. सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी, अब इस फॉर्मूले को पुट करना है, देखो पहले केस में क्या होगा, देखो पहले केस में जो कम है ये n1 है और जो ज्यादा है वो n2 है, तो बहुत बड़ा गैप है तो एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये 5 और 6, तो जो सॉरी 4 और 5, तो जो कम है वो n1 है, जो ज्यादा है वो n2 है, ऐसी 5 और 6 कम वाला m1 और ज्यादा वाला n2, और इसमें 3 और 5, तो 3 वाला n1 और 5 वाला n2, तो किसकी वैल्यू को रखेंगे कि एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आएगी, तो हम क्या करेंगे केवल इसी को सॉल्व करके देखो, देखो पहले में 1/1 माइनस 1/6 की पावर 2, ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में है 1/5 की पावर 2 माइनस 1/6 की पावर 2, इन दोनों में से बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी?
सर सी वाले की। सी वाले की ना, तो इसीलिए आंसर यस क्या हो सर। जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका डिफरेंस उतना कम होता जाएगा। ठीक है, और जितना इसके बीच का ओके गैप सर। ज्यादा होगा उतना एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी। और ये बड़ा होना चाहिए। देखो ये भी 1 का गैप है लेकिन ये छोटा है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम आएगी। और इसमें 2 का गैप है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बी और सी में से सी होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी है उसकी एनर्जी की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, ओके। यह दिखाना है इसे अप्लाई करके। नो सर, समझ में हो आया। जाएगा। यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि जो एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट की ऑफ हाइड्रोजन वो आपको गिवन है, और बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल की कितनी है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये किस में आता है, किलो जूल में पर मोल। आप देखो पहले केस में क्या कह रहा है वो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो n इक्वल टू 2 हो गया। 2 हो गया तो उसे यहाँ रख लो, तो क्या हो जाएगा -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2। और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 2 जा मतलब 4, तो ये 4 है। इसकी वैल्यू कितनी दी है देखो, माइनस माइनस 328 किलो जूल पर मोल, इतना हो गया। और हमें क्या कह रहा है वो, हमें कह रहा है फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा देखो, एनर्जी इज इक्वल टू -1312, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर सब सेम है, केवल एन चेंज हो जाएगी।